ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, तो ये अपन छोटे छोटे टॉपिक्स देख रहे हैं जो लास्ट में जब अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स मर्ज हो जाएंगे। जैसे कि अभी अपन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा, वहाँ से सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं वो सीखा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक आइटम ज़्यादा, दैट इज़ कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखने वाले हैं अब, और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। सर ये कंज्यूमर स्टोर्स क्या होता है? तो देखो, कंज्यूमर स्टोर का मतलब वो हर गुड्स जो एक एनपीओ की बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, तो कोई भी गुड्स क्यों हो, वो सारे के सारे अगर बिजनेस के अंदर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो वो क्या होंगे? तुम्हारे कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, और जो कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं वो बिजनेस के लिए क्या बनते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि आप खर्चा करोगे तभी तो वो बिजनेस के अंदर आएंगे ना। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अभी अपन किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ की। तो इस केस में वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर जो तुम्हारा कंज्यूमेबल स्टोर्स होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोलता है? एज अ एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमेबल स्टोर्स ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है सर? देखो, ये जो एक्चुअल कंजम्पशन है इसको मैं डील करूँगा अभी। तो इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है 11th क्लास में जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और इसके लिए पता है फॉर्मूला भी गिवन है, दैट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कैसे डिराइव होता है मैं आपको ये भी डील करूँगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पता है बेसिक्स है अपने। तो अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आता है ना तो ये फॉर्मूला आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। इतना कोई मुश्किल नहीं अकाउंट्स में फॉर्मूला डिराइव करना। पता है हर फॉर्मूले के पीछे, हर रूल्स के पीछे कोई ना कोई बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बेसिस अच्छे हैं तो आप इजीली हर चीज़ को समझ सकते हो बिना मगअप किए हुए चीज़ों को। ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और एक्चुअल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है वो अभी डील करने वाला हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, और ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है सर कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको याद हो मैचिंग कॉन्सेप्ट के वजह से मैंने आपको डील भी किया था पहले कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो वापस से अपन डील करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को मगअप नहीं करेंगे। आगे पढ़ने से पहले हर बेसिक जो कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं वो डील करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अपन को जल्दी नहीं कोई चीज़ आगे चलने की। ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। साथ ही साथ ये जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एज ए एक्चुअल कंजम्पशन जाएगा, इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ओके, सो मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो क्या बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखेंगे और उस एग्जाम्पल में के थ्रू आप खुद समझ जाओगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए के पास 100 यूनिट्स गुड्स थे। ठीक है, या तो इसने गुड्स को खुद बनाए होंगे या फिर इसने गुड्स को क्या किया होगा? खरीदा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने उस गुड्स को खरीदा, तो खरीदने पे क्या होगा? उसका कॉस्ट आया होगा कुछ ना कुछ। तो फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट आया 100 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट इसके कितने का पड़ रहा है? वो 100 रुपीज़ का पड़ रहा है। ठीक है सर, तो अल्टीमेट अपना जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कितना हो गया सर? 100 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 10,000 रुपीज़। यही हुआ। ठीक है, अब खरीदा है तो उसको बेचेगा भी। तो जब बेचेगा तो सर जितने का लाया उसमें तो बेचेगा नहीं, तो उसको कैसे बेचेगा? वो कॉस्ट पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे अब जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकालते हैं अपन? सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है अपने पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये होता है सर।
तो मानते हैं कि उसका कॉस्ट तो अपन को पता है कितना है, 100 रुपये का। मानते हैं कि वो 25 रुपीज़ ऐड करके अपने प्रोडक्ट को बेचता है, यूनिट को बेचता है, दैट इज़ 125। ठीक है। तो सर यहाँ पे जब उस यूनिट को वो जब बेचेगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक साथ मानते हैं कि पूरी तो बेचेगा नहीं एक साथ, वो इसमें से मानते बेचता है 80 यूनिट्स। ठीक है, वो सोल्ड करता है कितना, 80 यूनिट्स। ठीक है सर। सर कितने प्राइस से बेचेगा, एट द रेट ऑफ 125 पर यूनिट। ठीक है, तो सर बता सकते हो कितना हो गया, ये हो गया आपके 10,000। ठीक है, 10,000 का उसने गुड्स को बेच दिया। तो सर बेचा कितना, सिर्फ 80 यूनिट्स। ठीक है, तो 80 यूनिट्स बेचा उसने। तो अब सर एंड ऑफ द ईयर में क्या निकालूंगा, जब उसने यूनिट्स बेचा तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा सर इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सर सोचो आपने इनकम कितना अर्न किया, 10,000। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या स्टार्टिंग में इनकम हो जाता है, पहले कुछ खर्च करना पड़ता है, पहले खर्चा करोगे, पहले बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी तो कुछ कमाओगे। ठीक है, तो पहले खर्चा किया होगा, मतलब यूनिट्स को खरीदा होगा ना, उसके बाद उसको बेचा होगा। तो आपने कितना यूनिट खरीदा सर, 100 यूनिट खरीदा, और कितने का था एक, 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो सर टोटल एक्सपेंसेस कितना बन गया आपका, 10,000 का ना। तो सर आपने इनकम कितना कमाया, 10,000, आपने एक्सपेंस कितना किया, 10,000। तो अगर प्रॉफिट लॉस जब निकालते हैं तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं अपन, अपने इनकम में से अगर मैं अपने एक्सपेंस को हटा दूं तो क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर आपका इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम तो हो गया आपका क्या, प्रॉफिट। और अगर आपका इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो क्या होगा सर, आपका लॉस। ठीक है, तो सर समझना यहाँ पे इनकम कितना अर्न किया आपने इस ट्रांजेक्शन के अंदर, 10,000 का, और आपने खर्चा कितना किया टोटल, 10,000 का। तो इसमें से अगर मैं अपने एक्सपेंसेस हटा दूँ तो कितना हो जाएगा ये, 10,000। तो सर प्रॉफिट लॉस कितना, प्रॉफिट या लॉस कितना सर, 0। सही है गलत है। तो सर बताओ ये जो ट्रांजैक्शन किया मैंने, प्रॉफिट लॉस निकाला, वो सही या गलत, वो गलत है सर, गलत है वो। अब क्यों गलत है वो समझना। ठीक है, देखो आपने इनकम कितने के रेस्पेक्ट में कमाया, पहले इसे देखो। आपने क्या पूरा 100 यूनिट को बेच दिया, नहीं सर, हमने सिर्फ कितना बेचा, 80 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा आपने एक्सपेंसेस कितना बुक किया सर, आपने एक्सपेंस कितना किया, पूरा 10,000 किया ना। तो आपने खर्चा कितना बुक किया, पूरा 80 का या 100 का, 100 यूनिट्स का। तो क्या सही है क्या सर, सही है गलत है, सोचो ना। आपने बेचा कितना, 80 यूनिट्स, और आपने उस पर खर्चे कितना डाल दिए, 100 यूनिट्स के, तो वो तो गलत है ना सर। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर जितना आपने रेवेन्यू कमाया ना उसके रेस्पेक्ट में उतना आपको एक्सपेंस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना रेवेन्यू उसके रेस्पेक्ट में उतना एक्सपेंस हटाओ, तब जाके आपका क्या आएगा, एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। तो अगर आपने यहाँ पर 80 यूनिट्स बेची तो एक्सपेंस भी कितने हटने चाहिए थे, 80 यूनिट्स के, तब जाके तो सही प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा अपना। ठीक है, तो ये था सर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि एक सेकंड, ओके, सो आपको पता होगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो तो इनकम कितना आपका, वही 80 यूनिट्स के अकॉर्डिंग 10,000 था। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्सपेंस को हटाऊंगा, तो यहाँ पे यूनिट भी कितना लूँगा मैं, सिर्फ 80 का, और एक यूनिट कितने की पड़ रही थी उसके, 100 की।
तो सर कितना हो गया 8,000। तो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट कितना आ गया सर 2,000। ओके, तो जब आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया तो आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है 0 का, जो गलत है सर। और जब आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो आपका प्रॉफिट कितना सर 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये अगर आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपके पास एक्यूरेट बिल्कुल ठीक प्रॉफिट निकल के आएगा, अदरवाइज जो आपका प्रॉफिट होगा वो गलत होगा। अब सर बात ये आती है कि यहाँ पर आपने खर्चा कितना किया, पूरा इस ईयर में पूरा 100 यूनिट पे खर्चा कर दिया, लेकिन बेच कितना पाए सिर्फ 80 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो अभी 20 यूनिट्स आपने नहीं बेची, अनसोल्ड है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर, ये क्या आपने लिया। अच्छा सर, जिसका बेनिफिट आपको इस साल नहीं मिला और जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा उसे क्या बोलते हैं अपन, एसेट्स। वही तो होता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या, जिसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यही तो हुआ सर। मतलब जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा वही तो क्या है आपका एसेट्स। अब सोचो, आपने 20 यूनिट जब खरीदी होगी तो आपने एक्सपेंस तो कर दिया ना सर, आपने पेमेंट तो करके आओगे ना, उसको खर्चा तो कर दिया, लेकिन क्या इस खर्चे का बेनिफिट आपको इस साल मिल गया, क्या आपने उसको बेच दिया, नहीं बेचा, कब बेचोगे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में बेचोगे तो बेनिफिट भी कब मिलेगा इसका, नेक्स्ट ईयर। तो जिसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो क्या होगा आपके लिए, एसेट्स होगा, ठीक है। तो ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, अपने यूनिट्स को किस पे लगाते हैं अपन, जितना आपने उसको बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या गलती कर दी थी, बेचा कितना आपने 80, आपने एक्सपेंस कितना बुक कर दिया 100 का, तो ये गलत है सर। इसलिए अपन ने क्या किया, इनकम अगर आपने 80 के रेस्पेक्ट में बुक करी है तो उसके रेस्पेक्ट में ही आप क्या कर ले सकते हो, खर्चे ले सकते हो, ठीक है सर। तो देखो एक एग्जांपल से देखते हैं वापस से कि वो जो फॉर्मूला था, एक सेकेंड, ये वाला जो फॉर्मूला था कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसका मतलब क्या होता है, कैसे डिराइव हो रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था कोई यूनिट्स का 100, ठीक है, 100 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था, इसका मतलब कि पहले से खरीदी हुई पड़ी थी मेरे पास स्टॉक, ठीक है। जब मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक देखा तो वो आ रहा था सर 30 यूनिट्स का। तो सर बता सकते हो कि आपने एग्जैक्टली कितने यूनिट को बेच दिया होगा, कितने यूनिट को बेच दिया होगा आपने यहाँ पर, या कितने यूनिट आपने यूज़ कर लिए होंगे, 70, वही तो यूज़ किया ना आपने 70 यूनिट्स। तो यही तो आपको एक्सपेंस बनना चाहिए ना, क्योंकि सोचो अगर आपने पूरा 100 यूनिट आपके पास पड़ा था, लास्ट में आके जब देखा तो वो कितना बच गया, सिर्फ 30, इसका मतलब आपने कितना यूज़ किया 70। यही तो कंजम्पशन है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, 30 का तो आपने यूज़ ही नहीं किया। तो जिसका यूज़ नहीं किया आपका यूज़ कब करोगे उसको, फ्यूचर में, ठीक है। तो जिसका यूज़ फ्यूचर में करोगे वो क्या हो जाएगा आपका एसेट्स, और जिसका यूज़ आप करंट ईयर में ही कर लोगे वो क्या बन जाएगा आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है, ऐसा ऐसा खर्चा या फिर ऐसा ऐसा बेनिफिट जिसका आपको करंट ईयर में बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 70 का आपको बेनिफिट करंट ईयर में मिल गया तो वो क्या आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन 30 का बेनिफिट कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो वो क्या होगा आपके लिए एसेट होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलना है। अब सोचो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 200 यूनिट्स का, ठीक है। अब मानते हैं कि मैंने परचेज भी किया सर 140 यूनिट्स का, ठीक है, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया लास्ट में आके
150 यूनिट्स का, ठीक है। तो थोड़ा समझना, देखो आपने, आपके पास स्टार्टिंग में कितना 200 था, आपने और कितना खरीदा 140, तो टोटल कितना बन गया ये 340, ठीक है सर। अब आपके पास कितना रह गया सर स्टॉक अभी 150 का, ठीक है। तो आपने कितना स्टॉक को बेच दिया होगा, सोचो ना। अगर आपके पास टोटल ड्यूरिंग द कितना 340, आपके पास क्लास में कितना बच गया वो 150 का, इसका मतलब आपने कितना सोल्ड कर दिया होगा सर 190 यूनिट्स, ठीक है। तो जब मैं एक्सपेंसेस बुक करूँगा तो क्या मुझे 340 का एक्सपेंस बुक करना चाहिए या फिर 190 का बुक करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर, जितना आप बेचोगे उसके रेस्पेक्ट में उतने तो खर्चा बुक करेंगे, ठीक है। तो सर आपने 11वीं क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। उसमें क्या करते थे अपन, सबसे पहले लिखते थे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, ये होता था, वो मानते 20 यूनिट्स, सॉरी कितना है 200 यूनिट्स था। फिर लिखते थे अपन परचेज, वो कितना सर 140। अब कभी आपने सोचा कि सर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर ही क्यों आता है, यहाँ पर ही क्यों आता है क्लोजिंग स्टॉक, कितना हो गया सर ये क्लोजिंग 150, ठीक है। तो कभी आपने सोचा था कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्यों आता है, सर डेबिट में तो एक्सपेंस आता है और क्रेडिट में अपना इनकम आता है, ठीक है, ये होता है रूल। तो सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्यों आता है, सर ये आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे फुलफिल हो रहा है, आपने टोटल कितना खरीदा 340, इस 340 में से आपने बेचा कितना सर, सेल्स आता है यहाँ पर, कितना था सेल्स, कितने यूनिट बेचा आपने 190 यूनिट आपने बेच दिया, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर डेबिट कितना किया 340 को डेबिट कर दिया, बट यहाँ पर डेबिट कितना होना चाहिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 190, तो आपको इसमें से कितना हटा देना चाहिए 150 को। तो सर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं क्रेडिट साइड में ले जाता हूँ तो ये जो 340 है ना, वो अपने आप ही कितना बन जाएगा 190 बन जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई कि अपन क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखता है, क्यों लिखता है, क्योंकि ये लिखता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के वजह से, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर भी लिख सकता है, लेकिन वो गलत प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऐसा लिखते नहीं है अपन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव में थोड़ी जाएगा। इस 340 को मुझे क्या करना पड़ेगा -150, तो मैं माइनस नहीं करके इस क्लोजिंग स्टॉक को रिवर्स कर दूंगा और डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हो गया, ये सेट ऑफ होकर अपने आप कितना बन जाएगा 190 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कितना हो गया सर, ये अपने आप कितना बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा अपने पास 190 यूनिट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर डेबिट कितना किया 340 को और क्रेडिट कितना हो गया 150, तो अल्टीमेट एक्सपेंस कितना निकल के आ जाएगा अपने पास 150, ठीक है। तो एक्सपेंस अल्टीमेट कितना बुक हुआ अपने पास 190 का तो बुक हुआ, जब आपने यहाँ पर रिकॉर्ड 190 का इनकम किया तो अल्टीमेट एक्सपेंस भी कितना बुक हो रहा है अपने पास 190 का ही हो रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है, एक्रूअल सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेट मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हो गया ना, ठीक है। एक बार वापस डील करता हूँ, देखो ओपनिंग स्टॉक अपने पास था 200 का, अपन ने परचेज किया कितना 140 का, लेकिन अपन ने बेचा कितना यूनिट सिर्फ 190 का, तो अल्टीमेट कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा अपने पास 150। तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से लेस नहीं करते अपन, बल्कि उसको रिवर्स साइड में पोस्ट करके कर देते हैं, ताकि वो अपने आप ही सेटअप हो जाता है। तो अल्टीमेट अगर 340 अपने पास डेबिट है 150 अपने पास क्रेडिट है, तो अल्टीमेट जो इफेक्ट आएगा वो कितना जाएगा 190 का तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। तो अगर आपने इनकम बुक किया 190 का तो एक्सपेंस भी कितना बुक हो रहा है 190 का। तो फॉर्मूला कैसे बना आपका, अपन बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जितना अपने पास ओपनिंग स्टॉक था वो ऐड किया उसमें परचेज, और अगर मुझे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करवाना है तो जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 200 प्लस 140 दैट इज़ 340, लेकिन अगर मुझे एक्सपेंस को 340 से 190 पे लाना है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस वजह से बनता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर दिया। तो अपन ने सिर्फ वही एक्सपेंस को बुक किया जिसका एक्चुअल में कंजम्पशन हुआ है। ठीक है। क्या सर यहाँ पर 150 का कंजम्पशन हुआ ही नहीं अभी तक। सर जिस टाइम उसको भेज दूंगा तब उसको रिकॉर्ड कर लूँगा मैं, तब उसको एक्सपेंस मान लूँगा। बट अभी तो मेरा एसेट है ना वो, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, एक्चुअल कंजम्पशन। ठीक है सर। तो एक्चुअल कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है जितना खरीदा वो प्लस जितना अपने पास पड़ा था वो प्लस अपन ने जो इस साल खरीदा वो, उसमें से माइनस करते थे अपन क्लोजिंग स्टॉक। तो अपने आप क्या निकल के आता है कि सर मेरा जो एक्चुअल में कंजम्पशन था, एक्चुअल में जो एक्सपेंस था, जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जाना चाहिए वो निकल के आ जाता है यहाँ से। ठीक है। अब आगे देखो। तो इस तरीके से ये अपन निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये कंज्यूमर स्टोर इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आगे देखना, अगर देखो आपके पास परचेज का अमाउंट मिसिंग है, अगर आपके पास परचेज का अमाउंट मिसिंग है तो इस केस में आप क्या करोगे, परचेज का अमाउंट कैसे निकालोगे, क्रेडिटर अकाउंट बना के। ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे अपन, उसके थ्रू अपन क्या निकालेंगे, परचेज। क्योंकि परचेज आप किससे करते हो, उधार पे करोगे, और जब आप उधार पे परचेज करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, क्योंकि कैश का बैलेंस आपको पता होगा। ठीक है। तो अगर आपके पास क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और परचेज मिसिंग है तो उस केस में आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है और फिर परचेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो उसे समझना, क्रेडिटर के भी दो बैलेंस हो सकते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब सर माइंड में आता है कि सर क्रेडिटर तो अपना लाइबिलिटी होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस कैसे हो सकता है। सर हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी शॉपकीपर को एडवांस में पैसा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे माल खरीदना था। ठीक है। तो सर वो मेरे लिए एसेट हुआ या मेरी लाइबिलिटी हुआ, उसने मुझे माल नहीं दिया अभी तक, तो वो मेरे लिए एसेट हुआ लाइबिलिटी हुआ। सर एसेट हुआ ना, क्योंकि उसका बेनिफिट तो मुझे मिला ही नहीं अभी तक। मैं उसको पेमेंट करके आ गया, लेकिन क्या उसका आपको बेनिफिट मिला, आज नहीं मिला, तो क्या आपके लिए वो एसेट है। तो अगर आप किसी क्रेडिटर को एडवांस में पेमेंट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है आपके लिए, एसेट। लेकिन अगर आपने शॉपकीपर से, किसी पर्सन से माल तो खरीद लिया लेकिन आपने उसके बदले पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में तो आपके लिए ऑब्लिगेशन बनेगा ना सर वो, कि मुझे उसको पेमेंट करना है, तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है। तो क्रेडिटर की भी दो तरीके से बैलेंस हो सकते हैं। कुछ क्रेडिटर ऐसे होंगे जिनको मैंने एडवांस में पेमेंट किया होगा तो वो मेरे लिए एसेट होंगे, और कुछ क्रेडिटर ऐसे होंगे जिनको मैंने पेमेंट नहीं किया होगा और मैंने परचेज कर लिया होगा गुड्स को, तो उस केस में वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी। ठीक है। तो अगर जिन बंदों को मेरा अमाउंट ड्यू होगा, ठीक है, तो जिन क्रेडिटर के पास मेरा अमाउंट ड्यू पड़ेगा वो होगा मेरे लिए लाइबिलिटी, उसको लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड में। ठीक है। और जिन क्रेडिटर को मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया होगा तो वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, एसेट्स, और उनको लिखूंगा मैं डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस होंगे वो बनेंगे इस साल ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस को पुट कर देंगे, लाइबिलिटी का बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड में और एसेट का बैलेंस जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है। तो जिनको मैंने एडवांस पेमेंट किया है वो होंगे एसेट, और जिनका अभी तक अमाउंट ड्यू है वो क्या होगा मेरे लिए, लाइबिलिटी। ठीक है। अब से समझना। इसके बाद जैसे क्रेडिटर का लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, वैसे क्लोजिंग बैलेंस का जाएगा डेबिट साइड में और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है। ये पुट करना आता है आपको। ठीक है। इसके बाद सर अपन ने क्रेडिटर को कुछ पेमेंट भी तो किया होगा ना। ठीक है। तो जब अपन क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है सर, क्रेडिटर क्या होता है अपने लिए, लाइबिलिटी। ठीक है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है। अच्छा, लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जब मैं पेमेंट कर दूंगा अपने क्रेडिटर को तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा सर, क्योंकि अपन ने उसको पेमेंट कर दिया। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और जब वो कम होगा उसका नेचर तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। टू में क्या आएगा सर, जब उसको पेमेंट किया होगा तो कैश
जाएगा बिजनेस से। कैश क्या होता है? एसेट्स। एसेट कम हो रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो असेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो अगर वो बढ़ेगा तो उसको वापस उसका जो नेचर है उसको वही कर देंगे, लेकिन अगर वो रिवर्स होगा तो उसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। तो असेट क्या होता है? डेबिट। अगर वो कम होगा तो क्या करेंगे? उसको अपन क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये वो एंट्री है जिसके थ्रू अपन अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको जब पोस्ट करेंगे क्रेडिटर अकाउंट में तो पोस्ट क्या होगा? टू कैश। तो यहाँ पे टू, सॉरी गलत कर रखा है इसने, यहाँ पे आएगा टू बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, जो आपने अमाउंट पे किया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। और बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकाल लेंगे? परचेज का अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये चारों बैलेंस पुट करना, आपने जो अमाउंट पेमेंट किया क्रेडिटर को वो पुट करना, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर से जो निकल के आएगा वो अपने आप क्या निकल जाएगा पर, तो उसके थ्रू और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो अच्छे से क्लियरिटी आती है। अभी सिर्फ मैं एक बारी उसकी थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, उसके बाद सर जैसे आपको मैंने बताया कि अपन कंज्यूमर स्टोर कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये तो तरीका है अपना, ये प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा अपन क्या करेंगे? कंज्यूमर स्टोर अकाउंट बनाएंगे और उसके थ्रू बताएंगे कि सर अपना इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना कंज्यूमर स्टोर जाने वाला है। ठीक है, तो कंज्यूमर स्टोर क्या होता है अपने लिए? एसेट्स। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? अपना एसेट होता है। तो इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा होगा, क्या पता कुछ पहले से अपने पास स्टॉक पड़ा हो। तो अगर पहले से अपने पास कुछ स्टॉक पड़ा है तो एसेट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। दैट इज टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, कुछ अपन ने माल परचेज किया होगा तो परचेज करेंगे तो स्टॉक और इंक्रीज होगा, तो डेबिट में क्या करेंगे? अच्छा, परचेज जब करेंगे या तो क्रेडिट में करेंगे या फिर कैश में करेंगे। अगर क्रेडिट में किया होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? टू क्रेडिटर्स। अगर कैश में क्या होगा तो टू कैश। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा स्टॉक का तो कुछ ना कुछ क्या पता क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा हो। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं अपन? क्रेडिट साइड में। स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो लिखते हैं अपन डेबिट साइड में, और क्लोजिंग लिखेंगे कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। तो वो लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो निकल जाएगा अपना क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना वैल्यू जाने वाला है। तो अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, जैसे कि यहाँ पर 240 का शायद, एक सेकेंड, ओके, 200 का अपने पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, 140 अपन ने परचेज किया। ये देखिए 200 का ओपनिंग स्टॉक, परचेज किया 140 का, और क्लोजिंग स्टॉक कितना अपने पास? 150। ये 150 का, तो बैलेंसिंग फिगर से कितना जाएगा सर? ये 190। तो अल्टीमेट जब एक्सपेंस जाएगा तो कितना जा रहा है अपने आप ही? 190 का। और आपने पता है स्टॉक को बेचा भी कितना था? 190 का। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हो गया ना, क्योंकि यहाँ से स्टॉक का जो एक्सपेंस गया वो कितना गया? 190, और आपने जो सेल किया वो भी कितना किया था? 190। तो अपने आप मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हो गया ना। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है सर। ओके, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो देखो कंज्यूमर स्टोर क्या होता है? अपने लिए एक्सपेंसेस। तो जब भी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो करेंगे तो उसको एज ए एक्सपेंस शो करेंगे टू कंज्यूमर स्टोर्स, जो अपन ने कंज्यूमर स्टोर अकाउंट के थ्रू निकाला। ठीक है, अभी जो प्रीवियस जो अभी देखा था अकाउंट देखा था उसके थ्रू जो वैल्यू निकलता वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट का पार्ट होगा वो। तो वर्किंग नोट से पहले कंज्यूमर स्टोर अकाउंट बनाएंगे और उससे उसके थ्रू यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे। उसके बाद सर आपने कुछ अमाउंट पेमेंट किया होगा, तो जितना आपने अमाउंट पेमेंट किया अपने क्रेडिटर्स को या फिर कंज्यूमर स्टोर के लिए, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से बनाते हैं अपन। तो रिसिप्ट पेमेंट में कहाँ जाएगा? आपको पैसा रिसीव होगा या पेमेंट करोगे? तो कंज्यूमर स्टोर जब आप परचेज करोगे तो अल्टीमेट पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करोगे तो कहाँ जाएगा वो? पेमेंट साइड में। तो जितना आपने एक्चुअल में पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर वो चल जाएगा पेमेंट साइड में बाई स्टोर, कंज्यूमर स्टोर। ठीक है, उसके बाद अपन को बैलेंस शीट में शो करना है बैलेंसेस को। तो देखो
अपने पास प्रीवियस एग्जांपल जो देखा था अभी, उसमें 150 का जो स्टॉक था वो बिना बिका हुआ था, ठीक है, उसको आपने बेचा नहीं था। तो इस केस में वो क्या बन जाएगा आपका एसेट्स, ठीक है। एसेट को कहाँ दिखाएंगे अपन, एसेट साइड में। यहाँ पर कंज्यूमर स्टोर जो आपका बिना बिका हुआ रहेगा वो दिखाएंगे अपन एसेट साइड में इस तरफ, ठीक है। अब क्रिएटर की भी दो बैलेंस थे, एक तो वो वाला बैलेंस जो अपन ने पेमेंट किया नहीं, तो वो तो मेरे लिए क्या है ऑब्लिगेशन, तो वो जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और कुछ बैलेंस ऐसा होगा जो अपन ने एडवांस में पेमेंट कर दिया होगा, तो ऐसा बैलेंस कहाँ जाएगा सर, एसेट में, क्योंकि वो मेरा बेनिफिट कब मिलेगा मुझे, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे कंज्यूम स्टोर को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपन डील करेंगे, ठीक है। सो बाय, हैव अ गुड डे।